माँ बहन बनो तू, नया पैमा कोई उतरे, नया फरमा कोई उतरे, इनकार का फरमा कोई उतरे। माँ बहन बनो तू, नया पैमा कोई उतरे, नया फरमा कोई उतरे, इनकार का फरमा कोई उतरे। माँ बहन बनो तू। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूं तंजीला मज़हर, आपको खुशामदीद कहेंगे। अल्लामा इकबाल ने कहा था, सुल्तानी जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्श कोहन तुमको नज़र आए मिटा दो, क्यों खाल को मखलूक में हायल रहे पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो। आज हम बात करेंगे, तारीख़ में अगर देखा जाए तो जमहूरियत, जमहूरी रवायात, इंसानी और शहरी हुकूक़ की तारीख़ सदियों पुरानी है। मैग्ना कार्टा के बाद इंग्लिस्तान, फ़्रांस और अमेरिका के इनकलाबों के कहीं बाद हुक्मरानी आइन की और कानून की शुरू हुई। और उसी तरह अगर हम बरसगीर में देखते हैं तो बरसगीर में भी आज़ादी की जद्दोजहद को एक सदी लग गई। बरसगीर में जब आज़ादी हो गई उसके बाद अगर पाकिस्तान की तरफ देखें तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने करारदाद पाकिस्तान और 11 अगस्त की जो उनकी तकरीर थी आइन साज असम्बली से, उसने बुनियाद रखी विफाकियत और जमहूरियत की, जहाँ पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तमाम मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों से बिला तफरीक ये अहद किया कि वो सब अपने अपने मज़हब और अक़ीदे में आज़ाद होंगे और रियासत इस बुनियाद पर कोई तफरीक रवा नहीं रखेगी। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में आइन टूटते रहे, आइन बनते रहे और आमरीतों का सिलसिला जारी रहा। पाकिस्तान में पाकिस्तानी शहरियों ने इंसानी और जमहूरी रवायात और हुकूक़ के लिए और सूबाई खुद मुख्तारी के लिए एक तवील जद्दोजहद की और यूँ 1973 का आइन बन पाया। लेकिन आज फिर पाकिस्तान में ये बहस की जा रही है कि हमें एक जमहूरी बयानिए की ज़रूरत है। ये ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है, कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे। और क्या आलमी इंसानी हुकूक़ का जो एलामिया है उसको माने बग़ैर, उस पर अमल दरामद किए बग़ैर जमहूरियत का तसव्वुर मुमकिन है या नहीं। इन मौज़ूआत पे बात करने के लिए मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ़ करवा दूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं और अब टीवी पे आप इनको एक प्रोग्राम में भी देखते हैं। बहुत शुक्रिया शामी साहब, आप तशरीफ़ लाए। पीटर जैकब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इदारा बराए समाजी इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है और कानून और सियासत के हवाले से भी इनकी खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं है। पीटर जैकब साहब आपकी भी बहुत मशकूर हूँ। जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं कानून की, इंसाफ की। बहुत शुक्रिया जस्टिस साहिबा, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाई। और प्रोफेसर मोहम्मद वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लम्स से आपका ताल्लुक़ है। पैनलिस्ट के सामने ये सवाल रखेंगे और इनकी आरा, जो ये आरा देंगे उसका तज्ज़िया करने के लिए, उसको क्रिटिकली एनालाइज़ करने के लिए हमारे साथ एक मुबस्सिरीन का पैनल भी मौजूद है। अगेन किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, अयाज़ खान साहब एडिटर हैं एक्सप्रेस के। अयाज़ साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी हमारे उस्ताद हैं और मीडिया के बहुत सारे लोगों के उस्ताद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए। हमारे हाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया और हाज़रीन की तरफ आखिर में हम आएँगे और उनसे भी हम सवालात लेंगे। सबसे पहला सवाल अगर डॉक्टर वसीम साहब आपकी तरफ ही लेके आया जाए, जब हम इंतहा पसंद बयानिए का मुकाबला करने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमें एक मुतबादल जमहूरी बयानिए की ज़रूरत है। उसके ख़साइस आपके नज़दीक क्या होने चाहिए? जमहूरियत समझी नहीं जा रही कि ये एक ज़रूरत है। हुआ ये था कि 23 साल तक इस मुल्क में एडल्ट फ्रेंचाइज़ की बुनियाद पे इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन नहीं करवाया गया, 47 से 70 तक। तो उससे इंतहाई ज़्यादा एलियनेशन हुई मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, बंगालियों में, सिंधियों में, बाकी जगहों पे। और उसका जो नतीजा हमने देखा कि वो काफ़ी इनकलाबी हद तक वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड किस्म का रिज़ल्ट आया। अगर हम जमहूरी बयानिया डिफ़ाइन करना चाहें, आज जो पाकिस्तान के हालात को ज़रूरत है जिसकी, उसके क्या ख़साइस होंगे, क्या फ़ीचर्स होंगे? उसका सबसे बड़ा फ़ीचर ये है कि अवाम के मसाइल सुनाई नहीं दे सकते। जो कॉलोनियल अंदाज़ था वो था कि डीसी को पता है कि उस डिस्ट्रिक्ट के मसाइल क्या हैं। जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में जमहूरियत है, जमहूरियत का तकाजा है कि अवाम के अपने नुमाइंदे वो बदीन से हों, घोटकी से हों,
मंडी बहाउद्दीन से हों, वो आके असम्बलियों में बैठेंगे और वो बताएंगे कि वहाँ एक्सेस नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की, वो वाटर नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, फला फला। ये जो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है वो एलीट में है, उसका ना ज़बान से ताल्लुक़ है उस इलाके का, उस डिस्ट्रिक्ट का, ना वो उस तरह से मसाइल को जानते हैं। इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ आवामी नुमाइंदे ही जानते हैं कि उनके अपने इलाकों में क्या मसाइल है और वो आके यहाँ बयान करते हैं। जब हम एक नैरेटिव की बात करेंगे तो वहाँ पे इंसानी हुकूक और आज़ादी की जो आज़ादी का तस्वुर है जो एक रियासत के अंदर, वो कितना इम्पोर्टेंट है उस बयानिए का हिस्सा बनने के लिए? इस बयानिए का सबसे बड़ा हिस्सा ही यही है कि आज स्टेट रूल्स द सोसाइटी मॉडल नहीं चलेगा, पुराना मॉडल ख़त्म, आज सोसाइटी सॉवरन। बार बार जो केसेस आते हैं उसमें लफ्ज़ होता है कि सिटीज़न इज़ सॉवरन। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, 100 साल पुराना, 200 साल पुराना। इसने ये आके कहा कि सोसाइटी रूल्स इटसेल्फ थ्रू द स्टेट। थैंक यू डॉक्टर वसीम। मुजीबुर रहमान शामी साहब, अगर हम एक मुतबादल बयानिए की बात करें दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए बड़ी रुकावटें क्या रही हैं? क्यों इस बहस का दोबारा आगाज़ हुआ? क्यों आज फिर से ज़रूरत है? जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, मेरा ख़्याल उसका बयानिया तो उसके नाम में दर्ज है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और ये नाम जो है ख़ुद ज़ाहिर करता है कि पाकिस्तान क्या है और उसका बयानिया क्या है। आज हम देखते हैं कि मजहबी बुनियादों पर तखसीस की जाती है, तफरीक की जाती है, तो अगर आपको लगता है ये रुकावट रही है अगर आज पाकिस्तान फिर से चाह रहा है कि कौमी बयानिए की तरफ जाए? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में मजहबी बुनियादों पर कभी कोई तखसीस नहीं रही। पाकिस्तान में जमहूरियत पर कंसेंसस रहा है। इंसानी और शहरी हुकूक के हवाले से जो हमारे माशरे की इस वक्त तस्वीर है उसमें आपको कोई मसला नहीं नज़र आ रहा है कि लोग लोगों के गले काट देते हैं? नहीं, गले तो हर जगह कट रहे हैं, गले तो इंडिया में भी कट रहे हैं, गले तो दूसरे मुल्कों में भी कट रहे हैं। गले कटने की वजूहत और बयानिए में कोई मसला नहीं है? बयानिए में कोई मसला नहीं। पाकिस्तान एक जमहूरी मुमलकत है और पाकिस्तान में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं उनको उन्हीं को हक़ है कि वो मुल्क का निज़ाम चलाएं। सही, बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब। जस्टिस नासर साहिबा, आपसे हम यही पूछेंगे कि जो आइन में तातुल आता रहा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसकी वजह से आपको लगता है कि शिद्दत पसंदी को फ़रोग मिला और जो जमहूरी रवायात की कमी आज अगर मुआशरे में नज़र आती है तो वो भी उसी की वजह है? यकीनन आपने खुद ही पहले इस बात का इजहार कर दिया कि ये जो तातुल आता रहा है जमहूरी निज़ाम में, इसी की वजह से हमारे यहाँ इंतहा पसंदी ने फ़रोग पाया। अयूब खान से पहले ये शुरू हुआ और उन्होंने देखिए इस मुल्क के 2 टुकड़े कराने में बहुत बड़ा हिस्सा लिया और बुनियादी हकूक़ उस वक्त भी नहीं थे। और उसके बाद जब दूसरा एक दौर आया गसब का, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं थे। और ये कहना कि उसके ख़िलाफ़ जो मजहबी जमातें थीं वो उठी, मजहबी जमातों ने तो साथ दिया और सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क हमारा हुआ ही तब, और बुनियादी हकूक़ बिल्कुल चले गए। अब भी हम अगर समझें कि यहाँ पे बयानिया जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है और सबके पास जमहूरी निज़ाम में बुनियादी हकूक़ हैं, ऐसी बात तो है नहीं। अब देखिए ख़वातीन के पास किसी किस्म के हकूक़ नहीं। आप यहाँ अपने देख लिए नाजरीन में 4 ख़वातीन हैं और बाकी सब मर्द हैं। हर जगह आप देखेंगे और ख़वातीन की नुमाइंदगी तो है ही नहीं। ख़वातीन की जो नुमाइंदगी है वो लाजमी है, जब होती है तो लोगों के तमाम मसाइल जो हैं हल करने में जिस दस्तूर की यहाँ पे बात हो रही है, और जाहिर है जो हमारा दस्तूर है उसमें वहाँ पे अक़लियतों के हुकूक हर चीज़ वाज़े कर दी गई थी, लिख दी गई थी। आज आपको लगता है कि हम कहीं सारे अहद निभा पाएँ? वो मुझे तो लगता है कि बहुत दूर हैं उस बात से। जैसे अलामा ने फरमाया, देवे इस्तबदाद जमहूरी कबा में पाए कोब, तू समझता है ये आज़ादी की है नीलम परी। इस वक्त भी जमहूरियत हकीकत में नाम लेवा है, लेकिन मेरे ताईं ये जमहूरी निज़ाम वैसा नहीं जैसे कि कायद आज़म का तसव्वुर था या जो हम समझते थे जिन्होंने पाकिस्तान की जद्दोजहद में हिस्सा लिया कि हम लोगों को आज़ादी होगी, अजहार की आज़ादी होगी, काम करने की। आप बताएं यहाँ कितने मौक़े लोगों को फराहम है। यहाँ तो आप किसी के मंजूर नज़र हों, ख़वातीन ख़ास तौर पे तो वो असेंबलियों में आ जाती हैं, बराह रास्त तो उनकी नुमाइंदगी। थैंक यू जस्टिस साहिबा। पीटर जैकब साहब, आपसे जो हम सवाल करेंगे वो रवादार मुआशरे का और जितनी हमारी लिबरल पावर्स हैं, जो आज़ाद जमहूरी क़ुव्वतें हैं, उनका कितना किरदार आप देखते हैं मुतबादल जमहूरी बयानिए के क़याम के लिए? मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर बयानिया वो है जिसको हम दस्तूर कहते हैं और करारदाद मकासद कहते हैं, तो ये बयानिया यकीनन वजह है उस तमाम नाबराबरी की, इंतशार की और नारवादारी की जो इस वक्त माशरे में पाया जाता है।
अगर आप गौर कीजिए मजहबी अक़लियतों के नुक्ता निगाह से तो करारदाद मकासद इंतहाई गैर जमहूरी अमल था, क्योंकि इसमें तमाम वोट जो मजहबी अक़लियतों के नुमाइंदों की तरफ से पड़े 10 के 10, उसको नज़रअंदाज करके ये करारदाद पास की गई। अगर पूछें कि हमारे जो लीगल सोर्स है उसके अंदर कहाँ है बयानिया जो हमें मदद दे सकता है इसको, हमारे दस्तूर को और हमारे बयानियों को जमहूरी बनाने के लिए, तो मैं ये कहूँगा कि करारदाद पाकिस्तान वो एक ऐसा रिसोर्स है जो हमें मदद देता है। उसमें देखिए पहले तो वफाक की हकीकत को और हैसियत को तस्लीम किया गया है, फिर मजहबी अक़लियतों को, चाहे कि वो इंडिया की हों, पाकिस्तान में हो, या जो भी उसके अंदर वर्डिंग है, वहाँ पर इफ़ेक्टिव राइट्स की बात की गई कि आप मौसर बनाएंगे हकूक़ की तरसील को, उनके तस्लीम किए जाने को। और फिर इस तरह से अगर आप इससे भी पीछे चले जाएं तो 14 निकात जो कायदे आज़म के थे उसमें बुनियादें ढूंढी जा सकती हैं उस बयानिए की, उस जमहूरी बयानिए की जो पाकिस्तान में अवाम के अंदर अवाम की कदर कीमत और हर शहरी की कदर कीमत जो है उसको मसावी हैसियत, जो आज का हावी बयानिया हमें नज़र आता है, जो शिद्दत पसंद है, जो इंतहा पसंद है, वो और जमहूरियत एक साथ चल सकते हैं? इसमें यकीनन मुश्किलात इसीलिए पेश आ रही हैं कि वो बयानिया मुताबिकत नहीं रखता इंसानी हकूक़ का जो तस्वुर पाया जाता है, जिसमें मसावी हैसियत और मसावी दर्जा हर शहरी का तस्लीम किया जाता है, उसके साथ अदम मुताबिकत रखता है। थैंक यू पीटर जेकब साहब। और डॉक्टर वसीम साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, मुजीबुर रहमान शामी साहब ने कहा कि हमारे दस्तूर में लिख दिया गया इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, तो सारा बयानिया वहाँ पे वाज़े हो गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है कि ये तासुर दुरुस्त है? बयानिया तो है ही एक ऐसी चीज़ जो लिखी हुई एक डॉक्यूमेंट से बाहर हो रहा है। आप और मैं जो बात कर रहे हैं ये बयानिया है, इसलिए वो चीज़ कोई भी एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उसमें तो अवाम के बारे में फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत कुछ लिखा गया है, मर्द और औरत में तमीज़ नहीं होगी 70 साल के बाद भी है, रेस की बुनियाद पे, कास्ट की बुनियाद पे, मज़हब की बुनियाद पे नहीं होगी, वो है। वो एक मुक़द्दस सहीफ़ा बन जाता है किसी न किसी हवाले से। बात हो रही बयानिए की, तो बयानिए में इस वक्त जो है जमहूरी बयानिया, उसमें है पॉलिटिशियंस कहता है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ मास मैंडेट की बुनियाद पे। वो मास मैंडेट के मुकाबले में एक तबका है जो डिवाइन मैंडेट लेके आता है, कहते हैं इससे सुपीरियर है वो, और इसलिए हमें हक है कि इससे इसको मिलामेट करके इसके ऊपर हाकमियत लाई जाए जो आवाम की ना हो। दूसरा चैलेंज है वो है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी आनी चाहिए, सिक्योरिटी आनी चाहिए पहले, अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए पहले, एहतसाब ना कि इंतखाब वाला पुराना, आपको याद है ज़ियाउल हक के ज़माने से ये एक चला आ रहा है कि किसी न किसी हवाले से मुंतखब नुमाइंदों की हुकूमत से अलग होके उससे बालातर कोई और बयानिया दिया जाए। मुजीबुर रहमान शामी साहब, अगर हम जमहूरी अक़दार की बात करें हमारे माशरे में और जिस तरीके का एटीट्यूड आप देखते हैं, जो रवैये हैं, ये आप भी अपने प्रेम्स में कहते हैं और सारे लोग कहते हैं कि वो तशद्दुद की तरफ ज़्यादा माइल हैं। देखिए बात यह है कि जब हमने अपने दस्तूर को वायलेट किया, जब यहाँ गैर मुंतखब हुकूमतें कायम हुई, उसके नतीजे में सोसाइटी में ऐसे रुझानात पैदा हुए जो हमारे कौमी बयानिए से मुताबिकत नहीं रखते। किसी भी रियासत का जब दस्तूर बन जाता है तो आप उस दस्तूर के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अब ये मसले हल कैसे होंगे, इस पे बात करेंगे, अपने डिस्कशन की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं बयानिया, हमारे साथ रहिए। माँ बहन बनो तू। जी, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। बात हम कर रहे हैं इंतहा पसंद बयानिए का मुकाबला किस कौमी और जमहूरी बयानिए से किया जा सकता है, और पैनलिस्ट की राय आपने सुनी। डॉक्टर हसन अस्करी साहब, आपने सारे पैनलिस्ट के जवाबात सुने हैं। आपको लगता है कि दस्तूर में जो लिख दिया गया था उसके बाद हमें इन मसाइल से दो चार नहीं होना चाहिए था? अगर हम इन मसाइल से दो चार हैं, वजूहात क्या रही? देखिए, जो यहाँ गुफ्तगू हुई है वो बुनियादी तौर पर आइन के गिर्द ही घूमती है, और उसमें 5 नुकात हैं जो इन्होंने, हमारे पैनलिस्ट ने, 4 पैनलिस्ट ने रेज़ किए हैं। एक तो ये है कि पॉपुलर फेथ होना चाहिए आपको आवाम पर, आवाम की सुप्रीमेसी के कॉन्सेप्ट की बात है। दूसरा जो है इसके अंदर ये है कि बयानिया पाकिस्तान के नाम के अंदर मौजूद है,
और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और एक बात की गई कि डिसकॉन्टिन्यूटी की बात की गई कि हमारे यहाँ तसलसल नहीं रहा, उसकी वजह से ये मसाइल पैदा हुए हैं। और आखिरी बात जो इसमें कही गई कि करारदाद मकासद जो है वो एक मनफी रवैया रखती है और उसकी वजह से यानी बेसिकली जो एम्फसिस है इस्लामिक कैरेक्टर का वो एक सोर्स ऑफ ट्रबल है। देखिए यहाँ मुझे सिर्फ 3 नुक्ते रेज़ करने हैं छोटे से मुख्तसर टाइम में। ये सब बातें अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं, ये सारी वजूहात हैं, ये आप बयान कर सकते हैं वजूहात, लेकिन सवाल जो बुनियादी ये है कि ये मसाइल तो आपको 50s से मिलते हैं। आपका आइन 58 में वायलेट हो फारिग हो जाता है वगैरह वगैरह, लेकिन क्या वजह है ये जो वायलेंस है जिसने स्टेट को थ्रेटन किया है ये 2001 के बाद आपको नज़र आता है, या कुछ पहले आप सेक्टेरियन किलिंग्स पाकिस्तान में देख सकते हैं 2000 में, 2001 के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बातें होने के बावजूद कुछ ऐसे फैक्टर थे कि वायलेंस जो है जिससे थ्रेटन किया है पूरी स्टेट को वो 2001 के बाद नज़र आता है, अगरचे ये बातें जो कही गई हैं वो पहले भी मौजूद थी। तो क्या फैक्टर थे जिसकी वजह से वजूहात होने के बावजूद 2001 आया, एक तो सवाल ये है। दूसरा जो सवाल इसमें जो नज़र आता है वो ये है कि पाकिस्तान में स्टेट का रोल चेंज हुआ है। 1977 तक स्टेट ने अनेबलर का रोल प्ले किया है, जो आर्टिकल 31 के अंदर लिखा हुआ है कि इस्लाम के नफाज के लिए स्टेट विल अनेबल द पीपल टू लीड देयर लाइव्स इन अकॉर्डेंस विद प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, ये कहा है। लेकिन जनरल ज़ियाउल हक के बाद स्टेट ने एनफोर्सर का रोल प्ले किया, नफाज का रोल प्ले किया है। 77 से पहले सिर्फ 2 या 1 इंस्टेंस ऐसे हैं जहां स्टेट एनफोर्समेंट का काम करती है, अदरवाइज फैसिलिटेटर है स्टेट इस्लाम के लिए। उसके बाद जब एनफोर्स करती है तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती हैं। और तीसरा जो मसला है वो जो कंट्रोवर्सी है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के बारे में, जो अब ये कही जाती है, अगर आप पाकिस्तान के बारे में जो असेंबली की डिबेट्स को पढ़ें और जो आर्टिकल्स लिखे गए हैं अगर आप पढ़ें तो 1979 से पहले आपको ये इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी नज़र नहीं आती। जब डिबेट हुई है मार्च में, जो 5 दिन डिबेट हुई है इसके ऊपर, उस पर जो बुनियादी एतराज़ात थे वो जो हिंदू मेंबर्स थे उन्होंने, जिनका 10 का इन्होंने तस्करा किया, उन्होंने एतराज़ात किए थे। डॉक्टर साहब जो आपका सवाल है वो मैं मुजीबुर रहमान शामी साहब से पूछूंगी, लेकिन पहले मैं अयाज साहब आपसे भी चाहूँगी, पैनलिस्ट की आरा में आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? आपको लगता है कि ये सही जवाबात हैं, हम इस सारे वजूहात को सामने रखते हुए बयानिए के मसाइल को हल कर सकते हैं? मुझे लगता है हम कंफ्यूज्ड हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि इशू क्या है और हमने बात क्या करनी है। बात हो रही है जी ब्रेक्स आ गई, वेल एंड गुड। अब 9th ईयर है ये जमहूरियत का, इन 9 सालों में हमने क्या किया? क्या हम ये कह सकते हैं कि वाकई इस मुल्क में जमहूरियत है, या आज भी जमहूरियत की शक्ल में एक डिक्टेटर ही हमें नज़र आता है हर पार्टी में? मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा कि जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है। डेमोक्रेटिक फोर्सेस बहुत हैं इस मुल्क में, लेकिन जो रूल कर रही हैं उनका क्या रोल है, उनका क्या कैरेक्टर है, वो क्या कर रही हैं? हमने देखा कि हमारी जमहूरियतों ने क्या किया, एक स्टेप हम आगे गए फिर एक स्टेप पीछे चले गए। सवात में ऑपरेशन किया एक जमहूरी हुकूमत के दौर में, उसके बाद नई जमहूरी हुकूमत आई तो उसने कहा जी हम मुज़ाकरात करेंगे। हमने मुज़ाकरात किए, शिद्दत पसंदों को और ज़्यादा मौका दिया उनको फलने फूलने का, यहाँ तक कहा गया कि जी आपका हमारा तो एजेंडा एक है। आज भी हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, हम अपने अपने लोगों को बचा रहे हैं। डॉक्टर वसीम, पहले अगर आप ब्रीफ एक कमेंट कर सके, क्यों आपको लगता है कि जो हसन अस्करी साहब कह रहे हैं कि 2001 से चीज़ें बदली हैं? ओवरऑल मैं 2001 को नहीं समझता कि वो एक थ्रेशोल्ड है। इस वक्त जो हो रहा है उसमें पार्लियामेंट है, अगर आपने बयानिया का जिक्र किया, दिस इज़ पार्लियामेंट विदाउट पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्रिज्म, पार्लियामेंट्री रूल विदाउट पार्लियामेंट। कहने का मतलब यह है कि 100-200 साल पहले से और अब तक लोगों को मॉब रूल जिसे कहते हैं उनको स्ट्रीट से निकाल के हज़ारों लाखों, ये नहीं हो सकता, उनके नुमाइंदे आके बैठें और ऐवान नुमाइंदगान में बहस होगी। सही, ये आज उसका उलट हो रहा है कि पार्लियामेंट से बाहर निकाल के स्ट्रीट पे ले जा रहे हैं। अयाज खान साहब भी यही कह रहे हैं कि ये जो जमहूरियत है, क्या इसको जमहूरियत कहा जाए? ये है जमहूरियत आपके साथ? असल बात यह है कि आपका जो बयानिया है
यानी अवाम को हुकूमत करने का हक हासिल है और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हुकूमत करेंगे, फैसले आपके पार्लियामेंट में होंगे और वोट की ताकत को आप मानेंगे। और जब वोट की ताकत को मानेंगे तो फिर दलील की ताकत को मानेंगे, फिर मकालमे की ताकत को मानेंगे, और जब ये चीज़ मानेंगे तो फिर इंतहा पसंदी जो है और उसकी कमज़ोर होती चली जाएगी, दहशत गर्दी जो है वो कमज़ोर होती चली। ये सारी अक़दार जमहूरियत से जुड़ी हुई है। जमहूरियत से जुड़ी हुई है। एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में हम ये चीज़ें शायद हासिल नहीं करते। जैसे साहिबा से क्योंकि पूछना चाह रही हूँ, हल क्या तजवीज़ करेंगी आप? जमहूरियत में कैसे इन इंसानी कदरों को और जमहूरी कदरों को सामने लाया जाए और मजबूत कैसे किया जाए जमहूरियत को? सही जमहूरी इक़्तिदार तो तब होती हैं कि आइन में आप वो चीज़ें शामिल करें। अमेंडमेंटेबल है ना आइन, 18वीं तरमीम हमने की, उसमें बहुत सारी चीज़ें बदली, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें रह गई। ख़ास तौर पे जिन्होंने तरमीम करना था ना, उस कमेटी में औरत कोई नहीं थी। सबसे पहली बात ये है। तो आधी आबादी को तो आपने पहले ही फारग कर दिया और ये कह देना कि जी वो नुमाइंदे तो आप ही के थे, तो वहाँ औरतों के तो जो वोट थे वो भी सारे इधर उधर ही हो गए। पीटर साहब, आपको लगता है कि कोई तब्दीली आई इन जमहूरी तसलसल से, जिससे हम चाह रहे थे बहुत सारे सम्राट देखने की ख्वाहिशमंद? यकीनन इस जमहूरी तसलसल से वो तमाम इम्कानात रोशन हो गए हैं जो पाकिस्तान को एक वाइब्रेंट, एक खुशहाल और एक ऐसी ममलिकत बनने के लिए चाहिए जहाँ पे माशरा खुशहाल हो, इंसान खुशहाल हो, शहरी खुशहाल हो। लेकिन ये भी देखने की बात है कि जो चैलेंजेस इस वक्त हैं पाकिस्तान के सामने वो इतने मामूली नहीं हैं कि उसको सिर्फ आप प्रोसीजरल चेंजेस के साथ हल कर सकें। ये जो 18वीं तरमीम की बात हुई वो यकीनन कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आई और अब भी एक तब्दीली तजवीज़ की जा रही है कि फाटा का स्टेटस जो है वो एक सूबे का कर दिया जाए, वो स्ट्रक्चरल तब्दीली है। लेकिन इससे बाइद जो एक क्वालिटेटिव जिसको चेंज, एक मयारी तब्दीली जिसको कहते हैं, वो उसकी इंतहाई शदीद सख्त ज़रूरत है हमारे आईने पाकिस्तान में। थैंक यू पीटर साहब। डॉक्टर हसन अस्करी साहब, जमहूरी कल्चर कितना नज़र आता है आपको उन सियासी जमातों की तरफ जिधर अयाज साहब ने इशारा भी किया है? उस जमहूरी कल्चर के बगैर आपको लगता है जमहूरियत मुस्तहकम होगी और ये जिन प्रॉब्लम्स का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है वो हल हो पाएंगी? देखिए, 2 इश्यूज़ हैं यहाँ पे। एक तो ये है कि जमहूरियत मजबूत होगी कि नहीं होगी। दूसरा ये है कि जो एक मुतबादिल बयानिया जिसमें तशद्दुद एक मरकज़ी हैसियत रखता है वो डेवलप है, उसको काउंटर किस तरह करें। अगर जमहूरियत को आपने नाफिज करना है तो उसके लिए जमहूरी मिजाज, जमहूरी कल्चर और जमहूरी सोच और एक्शंस का अमली तौर पे होना, सिर्फ आइन में दर्ज नहीं, अमली तौर पे होना अभी है, अमली सूरत में नजर आता है इसमें बहुत ज़्यादा कमी है। इस वक्त पाकिस्तान में जो है, जहाँ तक तो रिचुअलिज्म का ताल्लुक है, जमहूरियत है, लेकिन जब आप बात करते हैं सब्सटेंस ऑफ डेमोक्रेसी तो वहाँ पाकिस्तान का एक बहुत सीरियस क्राइसिस है। थैंक यू डॉक्टर साहब। शामी साहब, क्या वजूहात हैं आज का माशरा रवादारी और इंसानी रवादारी और हुकूक और इंसाफ के हवाले से आपको लगता है आगे बढ़ रहा है? पाकिस्तानी माशरा यकीनन दहशत गर्दों के खिलाफ हम यकसू हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है, उनकी सरकोबी हो रही है। देखिए, जो बंदूक उठाएगा, जो बंदूक के ज़रिए अपनी मर्जी मुसल्लत करेगा, उसका जवाब बंदूक से दिया जाएगा, वो देना चाहिए। वहाँ फिर अब राय मुकालमा नहीं चलता। तो अगर आप जमहूरियत को अगर आप बाकी नहीं रखेंगे तो वो बेहतर कैसे होगी? तो जमहूरियत एक ऐसी चीज़ नहीं है कि हम घबरा के कहें कि हम एक और निज़ाम ले आएंगे, फिर उसके क्या होगा, वो और हम पीछे चले जाएंगे। आप कह रहे हैं इसी से हम मजबूती पकड़ेंगे, इसी से आगे जाएंगे। पीटर साहब, आपको लगता है जो इंसानी हुकूक का आलमी एलामिया है उस पर अमल दरामद के बगैर पाकिस्तान में जमहूरियत का तसव्वुर और जमहूरियत की मजबूती दोनों मुमकिनात में से हैं? इंसानी हकूक़ का आलमगीर एलामिया उन्हीं असूलों से कशीद किया गया है जो इससे पहले भी मौजूद थे। वो इखलाकी असूल, वो जमहूरी असूल, वो माशरती असूल। और इस लिहाज से हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई भी इस किस्म की दस्तावेज़ जो है मुकम्मल तौर पर, लेकिन वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पे हमारे सामने यकीनन रहनी चाहिए। मुल्कों ने उससे फ़ायदा उठाया है। जो मुल्क तश्कील कर पाए अपना आइन, उसके मंशूर के पास होने के बाद तो उन्होंने बराह रास्त उससे मदद ली, यकीनन उससे मदद ली जा सकती है। लेकिन उसके अलावा क्या हमारा अपना मंतकी जो जहन है वो इन बातों को तस्लीम नहीं करता कि जब तक पाकिस्तानियों में हर शहरी की बिला इम्तियाज़ किसी भी नस्ल, रंग, मज़हब के, जब तक उनकी हैसियत सिन्फ की बराबर तस्लीम नहीं की जाएगी, हम जमहूरियत नहीं ला सकते। सही। अच्छा, ये जो जमहूरियत, जिस जमहूरियत को लाने की बात हो रही है डॉक्टर वसीम साहब, कितना ज़रूरी है उसके लिए जमहूरी अक़दार का होना, जमहूरी जमातों का जो किरदार है
اس کا واقعی جمہوری اصولوں کے مطابق ہونا، جس کی روح کی طرف ڈاکٹر حسن عسکری بھی اشارہ کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹی وی اور اوور آل میڈیا سے سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، اور اس اوور آل 10 سال کے عرصے میں پولیٹیکل کلاس ٹارگٹ ہے، باقی انسٹیٹیوشنز ٹارگٹ نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از اے کائنڈ آف اے ڈسٹرکشن، بہت زیادہ بری حالت ایک انسٹیٹیوشن کی، پارلیمنٹ کی وغیرہ وغیرہ۔ دوسری بات جو ہے کہ پنجاب کے علاوہ 3 صوبے، وہاں پہ ریسٹورنٹس بہت زیادہ ہے، وہاں پہ انہیں احساس ہے کہ ہمیں ہمارا جمہوری حق نہیں مل رہا، ڈیولوشن لائی جائے۔ اور تیسری اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوکل باڈیز کی جو بات ہو رہی تھی، اس میں آپ کو جو اختیارات ہیں وہ نیچے لے جانے چاہیے، لیکن اس کی شرط یہی ہے کہ صوبائی حکومتوں کو طاقتور کیا جائے۔ صحیح، ہم ڈسکشنز کی طرف جائیں گے۔ رائے چاہوں گی اس سیشن میں جو آپ نے سنا ہے، ایاز خان صاحب اگر بریفلی آپ کمنٹ کر پائیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہم کوئی حل تجویز کر پائیں گے اس سارے مسئلے کا؟ لیکن حل صرف یہی ہے، جمہوریت ہمیں چاہیے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، اور یہ بیانیہ بھی اسی صورت میں، شدت پسندی پہ قابو بھی اسی صورت پایا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں اپنے جمہوری رویے ٹھیک کرنا ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ 2-2.5% لوگ ہیں وہ رول کر رہے ہیں اور وہی سارے مراعات لے رہے ہیں اور احتساب بھی نہیں ہو رہا۔ جمہوری اس سے رویے ٹھیک کیسے نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہوں گے؟ کیا غیر جمہوری قوتوں نے یہ کرنا ہے کہ وہ ہمارے جمہوری رویے ٹھیک کریں، یا ہماری جمہوری قوتوں نے؟ دیکھیے جمہوری رویے جو ہے نا وہ ہمیشہ ابتدا ان کی لیڈرشپ کی طرف سے ہوتی ہے بہتر کرنے کے لیے، اس کے بعد معاشرہ تبدیل ہوتا ہے۔ لیکن میں ایک اور فنڈامنٹل کویسچن ریز کرنا چاہتا ہوں، ہم ڈسکشن میں یہاں کنفیوز نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیے ایک سوال ہے کہ پاکستان میں کیوں جمہوری نظام نہیں چل رہا، چلے گا، کس طرح چل سکتا ہے، یہ ختم ہو گیا۔ دوسرا جو بیانیے کا جو ڈیبیٹ ہے اس کا تو بنیادی تعلق اس وائلنس سے ہے جو پاکستان کے اندر پچھلے تقریباً 10-15 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اور جب اب اس وائلنس کے حوالے سے بیانیہ آپ کچھ بھی آپ جمہوریت لے آئیے تب بھی وہ وائلنس قائم رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ جو وائلنس کر رہے ہیں وہ تو جمہوریت میں بلیو ہی نہیں کرتے، لہٰذا میں اور آپ جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں، وہ تو بلیو نہیں کرتے۔ تو اس کا میرا خیال حل دو سٹیپس ہوں گے اس حل کے جو بیانیے کے لیے اہم ہیں۔ پہلا تو ابھی جو شامی صاحب نے کہا کہ اگر وائلنس استعمال کر کے کوئی ٹیررائز کرتا ہے تو وائلنس کا جواب وائلنس سے ہوگا، صحیح، لیکن صرف وائلنس کا جواب وائلنس سے دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ آپ کو کرنا پڑے گا، اور وہ ہیں آپ کے سوشل اور پولیٹیکل پالیسیز، اور سوشل پولیٹیکل اور اکنامک پالیسیز۔ جب تک اس کو آپ ٹرانسفارم نہیں کریں گے پھر یہ آپ کی بحث ریلیونٹ ہو جاتی ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، اور بریک لیں گے جی۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم اپنے حاضرین سے کچھ سوالات لیں گے اپنے پینلسٹ اور ڈسکشنز کے لیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیانیہ، اسٹے ود اس۔ ماں بہن بنو تو، جی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بیانیہ میں اب ہم چلیں گے حاضرین کی طرف اور سوالات لیں گے۔ جی سب سے پہلا سوال، ڈیموکریسی جو ہے وہ انڈسٹریل سوسائٹی کا نام ہے، اور کیا انڈسٹریلائزیشن نہ ہو کر اور کیا سائنٹیفک ایجوکیشن نہ دے کر آپ نیا جو بیانیہ دینا چاہتے ہیں اس ملک میں جو وائلنس کے خلاف ہے وہ پورا کر سکیں گے؟ شامی صاحب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک انڈسٹریلائزیشن نہ ہو اس وقت تک جمہوریت نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم ایک بات کو حاصل کرنے کے لیے دوسری بات کو ختم کر دیں۔ جمہوریت جو ہے وہ تو ایک بنیادی چیز ہے، یہ ایک پروسیس ہے۔ اس پروسیس سے گزرے بغیر آپ وہ مقاصد بھی حاصل نہیں کر سکیں گے جن کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں۔ صحیح، ڈاکٹر وسیم۔ کیونکہ 300 سال پہلے وہاں انڈسٹریلائزیشن ہوئی تو اس لیے وہاں جمہوریت آئی۔ اب وہ ہوا کہ وہ جو رول تھا وہ برٹش کولونیلزم نے یہاں پلے کر دیا۔ وہ رول وہ تھا کہ بڑے بڑے جو فیوڈل اسٹیک ہولڈرز ہوتے تھے، حکمرانیاں تھیں چھوٹی چھوٹی، وہ ساری تباہ کر کے انگریز نے یہاں پہ رول آف لا قائم کیا اور ایک اسٹیٹ قائم کی جو بوجھوا اسٹیٹ تھی، جس میں وہ بوجھوازی کا رول، انڈسٹریلائزیشن کا رول، وہ ایک انڈسٹریل اسٹیٹ جو یہاں رول کر رہی تھی برٹش انڈیا میں، اس نے وہ رول ادا کیا، اور اس طرح سے ہیومن رائٹس وہاں سے آئے، ریٹ جورسڈکشن آئی، ہائی کو، یہ سارے کا سارا نیا سلسلہ رول آف لا قائم ہوا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اگلا سوال جی۔ شامی صاحب نے شروع میں کہا کہ ہم ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور ہمارا جو کاز ہے وہ ساری اس ڈسکشن کا اسی لفظ کے اندر ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ کیا ہم اسلامی جمہوریہ کا مطلب ہی کبھی ایکسپلین نہیں کر سکے؟ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک خاص ویلیوز کی بات کرتے ہیں، ان ویلیوز کو ہم مد نظر رکھیں گے، اور باقی تو ہم نظام اپنا جو ہے
عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے چلائیں گے. درست بات. جی سوال. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اسلامی ملک ہے, کلمہ گو یہاں رہتے ہیں, لیکن حکومت کو چلانے کے لیے جمہوری طرز حکومت کو ملک سے منسوب کرنا, جبکہ یہاں اسلام کی بھی ایک شکل نہیں ہے, اتنے زیادہ فرقے ہیں, کیا یہ پاکستان کے لیے مناسب تھا کہ اسے اسلام کی انوالومنٹ حکومت کو چلانے کے لیے کی جائے, جبکہ اوور آل بھی پاکستان میں جو رہنے والی پاپولیشن ہے اس میں بھی اتنی ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے؟ بہت شکریہ. میں ڈاکٹر حسن عسکری صاحب میں چاہوں گی آپ اس کا جواب دیجیے. اسلام کے جو سنہری اصول ہیں اور ماڈرن ڈیموکریسی کی جو ریکوائرمنٹ ہے ان کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے. ان کے ہاں ایمفسس پرنسپل اور اسپرٹ پہ تھا, اسٹرکچر آف اسلام پہ نہیں تھا. ہوا یہ ہے کہ اب ہم جو ہے پرنسپل کی طرف اتنا پیچھا نہیں جا رہے, بلکہ جب اب اسٹرکچر کی طرف جائیں گے, اور جب بھی ریاست اپنے آپ کو ریلیجس آرتھوڈاکسی سے ایسوسیٹ کرے گی تو پاکستانی جیسے معاشرے میں اس کا سیکٹرین ہونا بہت آسان ہو بہت جاتا ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی سوال. جی آج یہ بات ایک حقیقت ہے کہ وائلنس کے اگینسٹ ایک اچھے نیریٹو کی ضرورت ہے. اس میں جو اولین کردار آتا ہے وہ ریاست کا آتا ہے اور میڈیا کا آتا ہے, اور میں شامی صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آگے یہ مطمئن ہے کہ ریاست اور میڈیا درست سمت میں بیانیے کے حوالے سے کام کر رہی ہیں؟ جی دیکھیں, یہ جو انتہا پسندی ہے اور پھر اس کے نتیجے میں تشدد آتا ہے اور دہشت گردی آتی ہے, وہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ وہ پیدا ہوتی ہے جب رائے کوئی گروہ یا کوئی عنصر یہ سمجھے کہ اس کو اپنی رائے دوسروں پر مسلط کرنے کا حق حاصل ہے. اب اس رائے کو, اس کو چیلنج کرنا, اس کو نیگیٹ کرنا, یہی جمہوریت کر سکتی ہے. تو پاکستان میں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جمہوری اصولوں کو, رویوں کو اور اداروں کو مستحکم کریں تاکہ جو طاقت کا استعمال کرنے والے ہیں وہ کمزور ہوتے چلے. بہت شکریہ شامی صاحب. یاس صاحب, انہوں نے میڈیا کا بھی ذکر کیا تھا. میڈیا درست نیریٹو کی سمت کوئی کام کر رہا ہے آپ کے خیال میں؟ میڈیا اب تو بہت بہتر ہو گیا, ورنہ یہاں تو وہ نیریٹو بھی ہم سن رہے تھے جو شدت پسندی کو بہت فروغ پا رہی تھی جس وجہ سے, لیکن اب میں صورتحال خاصی بہتر ہے. جی سوال. میڈیا دہشت گردوں کے دباؤ میں تھا, بندوق کی نوک پر وہ میڈیا کو مجبور کر رہے تھے کہ آپ ان کے بارے میں زبان نہیں کھول سکتے. اسٹیٹ نے رول پلے کیا ہے, اس میں ماننا پڑے گا. چلیں جی, اچھی ڈیولپمنٹ. جی آپ. پاکستان میں اسٹیٹ نے اپنے متعین شدہ ضرورتوں کے تحت بیانیے یہاں جاری کیے اور اسی کی وجہ سے یہ ڈسرپشن اور یہ سارا کچھ ہوتا رہا. تو اب جو بیانیہ آپ چاہ رہے ہیں, تو آیا اس میں اسٹیٹ کی ضرورتیں چینج ہو گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ بیانیہ آگے چل سکے؟ ڈاکٹر وسیم, کیا آج ہماری ریاست کو ایک اور بیانیے کی ضرورت ہے؟ سب سے بڑا بیانیہ جو اس وقت غائب ہے اور جمہوری ملکوں میں وہ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کمپیٹنگ پارٹیز جو ہیں جب وہ الیکشن میں جاتی ہیں تو وہ پالیسیز دیتی ہیں اور لوگوں کے ووٹ اٹریکٹ کرنے کے لیے, نرسوں کے ووٹ لینے کے لیے, مزدور کے ووٹ لینے کے لیے, کسان کے ووٹ, ان کے فیوریبل پالیسیز دی جاتی ہیں. کسی بھی آئیڈیالوجی, کسی بھی پالیسی کے برعکس وہ صرف اپنے لیڈرشپ کو سیل کر رہے ہیں. صحیح. پیٹر صاحب, آپ سے بھی پوچھوں گی, کیا آج پاکستان کی ریاست کو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ کچھ عارضی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف بیانیہ قائم کیے جاتے تھے بیانیے, آج نئے بیانیے کی ضرورت ہے؟ کچھ عرصے تک تو ہمارا یہ بیانیہ رہا دہشت گردی کے متعلق کہ بیرونی ہاتھ ہی ہوتا ہے, اور پھر کچھ عرصے تک ہم نے یہ تسلیم کرنا شروع کر دیا کہ ہماری جنگ ہے, کہ ہماری جنگ ہے اور اس کو ہمیں خود ہی نمٹنا پڑے گا. اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مکمل طور پر جسے کہتے ہیں انسانیت کا احترام, آدمیت کا احترام اور انسانی حقوق کا احترام, جس کی میں بار بار ذکر کر رہا ہوں, وہ آئین پاکستان میں بھی اس طرح سے نہیں ہے. وہ اس کے جو فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے اس میں تو یہ کرتا ہے, لیکن اس کے جو آپریشنل پارٹ ہے, جو سب سے زیادہ 300 سے زیادہ 200 سے زیادہ جو دفعات ہیں, شکیں ہیں اس میں وہ انسانوں کو برابر تسلیم نہیں کرتا. تھینک یو پیٹر صاحب. جی سوال. جی صاحبہ, اگر بیانیے کا تعلق ایکسپریشن اور ڈائلاگ سے طے ہے تو پھر اس بیانیے میں عوام تو جیسے پہلے ہر ادارے میں مس ہیں تو اس میں بھی وہ مس ہیں, پہلے تو ان کو ہمیں اس پہ لانا پڑے گا. تو کیا اس ملک میں صاحبہ جس میں کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 7 سے 28 تک بنیادی حقوق ہونے کے باوجود اور 38 اور 37 میں بھی بنیادی حقوق کے باوجود کسی
ادارے سے ان کو حقوق نہیں ملتے، اس میں عوام کو ہم کیسے شامل کر سکتے ہیں اس بیانیے میں؟ بہت مشکل ہے، کیونکہ دیکھیے یہ سب ہماری امانتیں ہیں جو ہم نے ان لوگوں کو دی ہے جو اس وقت قیادت میں ہے، اور یہ تو قرآن میں کہا ہے کہ آپ اپنی امانتیں ان کے حوالے کریں جو ان کے اہل ہوں۔ اصل میں ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل کون ہے اور کون نہیں، اور اس میں میڈیا کا جو ہے نا کردار وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کے لیے گائیڈنس کرے بجائے اس کے کہ سنسنی خیز باتوں میں جیسے صاحبہ بہت شکریہ۔ آخر میں اپنے تمام پینلسٹ اور ڈسکشن سے چاہوں گی جمہوریت کے استحکام اور جمہوری روایات کے لیے کوئی ایک تجویز سارے لوگ دے دیجیے اور پھر ہم پروگرام وائنڈ اپ کریں گے۔ شامی صاحب۔ تجویز تو ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے دستور کی حفاظت کرنی چاہیے، عمل اور کرنا، کوئی بالا تر دستور اقدام جو ہے نہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے نہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ پیٹر صاحب۔ ہمارا نصاب اور نظام تعلیم ان تعصبات کی، امتیازات کی جو ہے وہ ترغیب اور تعلیم دیتا ہے، میرا خیال ہے اس کو جمہوری بنانے کی ضرورت ہے۔ جیسے صاحبہ۔ بالکل انہوں نے صحیح فرمایا کہ نصاب میں تو تبدیلی لانی ضروری ہے، اور اس تبدیلی میں شمولیت ہونی چاہیے تمام سٹیک ہولڈرز کی، جس میں آدھی آبادی خواتین کی جو ہے ان کو بھی شامل۔ ڈاکٹر صاحب۔ رول آف لا قائم کرے، لیگل سوشلائزیشن، لوگوں کو قانون پر لائے۔ ایاز صاحب۔ عدلیہ کو بہتر بنانا ہوگا، لوگوں کو انصاف ملے گا، بہت سی چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ حسن عسکری صاحب۔ بیانیہ بنانے کے لیے بنیادی سورس آپ کا آئین ہوگا، اور اس کو عملی طور پر امپلیمنٹ کر کے سوشل جسٹس کو پروموٹ کرنا ہے۔ امتیاز صاحب، میں چاہوں گی کہ آج کی اس ڈیبیٹ کو آپ نے بیٹھ کے یہاں پہ جائزہ لیا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جمہوریت جو ہے وہ ایک تسلسل، ایک پروسیس کا نام ہے۔ ہم نے کچھ جمہوریت حاصل کی ہے، کچھ حاصل نہیں کر پائے۔ جو حاصل کر پائے ہیں اسے مٹانے کی ضرورت نہیں ہے، جو حاصل نہیں کر پائے اسے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کوئی جمہوریت بنیادی انسانی حقوق کے بغیر جمہوریت نہیں ہوتی، اور حقوق کے حوالے سے مذہب یا نسل یا طبقے یا جنس کی تفریق نہیں کی جا سکتی، اور شہری برابر کے حقدار ہوں، اور کوئی قوم اور قومیت اور شہریت کا تصور مساوی انسانوں کے حقوق اور مساوی شہریوں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں کنفیوژن ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ ہم شریعت بھی لانا چاہتے ہیں، ہم جمہوری روایات بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں، ہم حق کے اظہار بھی چاہتے ہیں، ہم تشدد کے بھی قائل ہیں کہ میں جو سمجھتا ہوں دوسرے کی گردن اڑا دو، گردن اڑا دی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جمہوری روایات، جمہوری پارٹی کا ہونا، مثال کے طور پہ مغرب میں عیسائی پارٹیاں تھیں، وہ عیسائی جمہوری پارٹیاں ہو گئی۔ ہمارے پاکستان مذہبی جماعتیں مزید فرقے کی جماعتیں بن گئی، وہ مذہبی جمہوری پارٹیاں نہیں بنی، وہ انسانی حقوق نہیں مانتی بنیادی طور پہ، انہیں ماننے چاہیے۔ تو اسی طرح پارٹیوں کو جمہوری ہونا چاہیے، یہ جو خاندانوں کی شاہی ہے پارٹیوں میں یہ ختم ہونی چاہیے۔ پھر آخری بات کہ جمہوریت سے عوام کے سماجی حقوق، معاشی حقوق، ایک اچھی زندگی کا حق، ایک تعلیم کا حق، صحت کا حق، روزگار کا حق جو ہمارے آئین میں بھی ہے، اس کو اسے انشور کرنا چاہیے، تبھی عوام جمہوریت کی قوت بنے۔ بہت شکریہ امتیاز صاحب۔ اور آپ نے آج کا بیانیہ دیکھا، جو مغربی تہذیبوں نے جو ترقی کی، وہاں پہ جو انقلاب آئے، وہاں پہ مذہب اور ریاست کا جو دیرینہ تعلق تھا وہ ختم ہو گیا اس آئینی اور قانونی انقلاب کے بعد۔ پاکستان میں یہ کب ہوگا، اور پاکستان میں کب ریاست ہر شہری کو برابری کے بنیاد پر حقوق دے گی اور یہاں پہ مساوات قائم ہو سکے گی، یہ سوال تھا جس کا آج ہم نے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور جاتے جاتے صرف یہی کہیں گے کہ لازم ہے ہم دیکھیں گے۔ ماں بہن منو تو